नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एडीजीपी पूर्ण कुमार की पत्नी अमनीत कुमार पर केस दर्ज, जेल में बंद गनमैन सुशील समेत 4 पर एफआईआर दर्ज। आप विधायक अमित रतन पर भी हुआ केस दर्ज। एएसआई संदीप राठौर के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री ने सरकारी नौकरी और शिक्षा का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने परिवार को दी सांत्वना। अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन द्वारा 29 अक्टूबर को विशेष कार्यक्रम। अंबाला आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरफोर्स स्टेशन के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप राठौर को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत कुमार, उनके विधायक साले अमित रतन, जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार समेत 4 पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट एएसआई संदीप की पत्नी संतोष ने लिखाई है और इसके पहले परिजनों ने सांत्वना देने आए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से कार्रवाई की मांग की थी। शाम करीब 4 बजे सीएम के ओएसडी एफआईआर की कॉपी लेकर परिजनों के पास पहुंचे। वहीं उक्त 4 पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आज एएसआई संदीप राठौर का पोस्टमार्टम करवाकर आज ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। एएसआई संदीप का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जुलाना, जिला जींद में किया गया। मौके पर संवेदनशीलता को देखते हुए लाड़ौद, पीजीआई रोहतक और जुलाना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उल्लेखनीय है कि एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार का चंडीगढ़ में 8 दिन बाद कल बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज रोहतक के लाड़ौद गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एएसआई संदीप राठौर के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि एएसआई की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस संबंध में वे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से भी बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने मामले को जातिवाद का रंग देने से बचने की अपील करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के साथ न्याय होगा और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। हरियाणा के अंबाला में स्थित एयरफोर्स स्टेशन द्वारा 29 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। पहले यह दौरा 18 अक्टूबर को प्रस्तावित था, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति का यह दौरा भारतीय वायुसेना के कार्यक्रम के तहत निर्धारित किया गया है, जो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के संभावित दौरे को देखते हुए अंबाला जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों की प्रारंभिक बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रोटोकॉल को लेकर प्रशासन ने पुलिस, एयरफोर्स और अन्य संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के आगमन से पहले उनके प्रोटोकॉल अधिकारी अंबाला पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण वायुसेना ठिकानों में से एक है। यहाँ पर कई बार शीर्ष स्तर के सैन्य और राजकीय कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार भी वायुसेना से जुड़े एक अहम आयोजन की योजना बनाई जा रही है। इसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। अंबाला में राष्ट्रपति का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में वायुसेना अधिकारियों से बातचीत करेंगे और देश की सुरक्षा और रक्षा की तैयारियों को लेकर जानकारी देंगे। हरियाणा सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश दौरों को लेकर नई आचार संहिता जारी की है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राओं के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त अब वित्त विभाग से पूर्व में वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। नए नियम ग्रुप ए, बी, सी और डी के सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आदि अधिकारियों पर भी लागू होंगे। वित्त विभाग के अनुसार अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक अधिकारिक और एक निजी विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी। दोनों यात्राओं की कुल अवधि 3 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकेगी। सरकारी खर्च पर विदेश दौरे के प्रस्तावों को संबंधित विभाग चेकलिस्ट के साथ मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर वित्त विभाग एफआर शाखा को भेजेगा। हरियाणा के वित्त सचिव के नाते मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने विदेश दौरों के संबंध में नई आचार संहिता जारी की है। नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होने और पूर्व में सभी आदेशों को निरस्त समझा जाएगा। बिना पूर्व अनुमति के विदेश जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पेशी जब कल बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर गगनदीप मित्तल की अदालत में हुई तो निचली अदालत से मुकदमा अब सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अब मुकदमे में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। उधर आरोपी ज्योति मल्होत्रा ने मंगलवार को सत्र न्यायालय में नियमित जमानत याचिका लगाई थी, जिस बारे में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर परमिंदर कौर की अदालत में पुलिस 17 अक्टूबर को जवाब दावा पेश करेगी। अदालत जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने 16 मई को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर को अदालत में पेश कर 2 बार पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। आरोपी ज्योति अब सेंट्रल जेल 2 में बंद है। भिवानी में मनीषा मौत मामले की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई अधिकारी छठी बार मनीषा के घर पहुंचे थे। अधिकारियों ने मनीषा के पिता को पूरा भरोसा दिलाया है कि आरोपी भले ही कितना बड़ा और कोई भी हो, सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। सीबीआई मनीषा के पिता से 9 दिन में 2 बार 2-2 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है। मामले में संजय ने बताया कि सीबीआई के शक की सुई अभी भी संबंधित कॉलेज के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मनीषा मौत मामले की मिस्ट्री को सुलझाने लिए सीबीआई को थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई के अनुसार एम्स पीजे रोहतक और भिवानी सामान्य अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को खारिज कर चुका है। सीबीआई के मुताबिक मनीषा की हत्या की गई है। जल्दी हत्यारों का पता लगाया जाएगा। और संजय ने बताया कि अधिकारियों से बातचीत से उसे उम्मीद है कि सीबीआई मामले में बहुत नजदीक पहुंच गई है। उसे भरोसा है कि सीबीआई बेटी की मौत की सच्चाई जल्द ही सामने लाएगी। मनीषा के पिता ने फिर दोहराया कि मनीषा के साथ जो भी घटना हुई है वह संबंधित शिक्षण संस्थानों से संबंधित हो सकती है। नूंह जिले के अपराध जांच शाखा पुलिस टीम की कुख्यात अपराधी से मुठभेड़ हो गई। बाद में पुलिस ने आरोपी सहित उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। कुख्यात अपराधी आबिद ने पुलिस पर फायरिंग की थी। गोली एएसआई की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और वह बाल बाल बच गए। जानकारी देते हुए डीएसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर संदीप कुमार के नेतृत्व में सीआईए टीम दाना रोड पर गश्त दौरान मौजूद थी और सूचना मिली कि वांछित अपराधी आबिद अपने साथी जाहिद के साथ गो तस्करी के इरादे से इलाके में गुजरने वाला है और पुलिस ने दाना रोड पर नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद दोनों आरोपी आते हुए दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। बाद में आरोपी आबिद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आबिद के दाहिने पैर में गोली लगी और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो एक अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद हुई। डीएसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आबिद नूंह क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या, गो तस्करी, लूट जैसे 13 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वह कई बार पुलिस मुठभेड़ों से बचकर भाग चुका है और क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जाता है। गुड़गांव गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रोडी से भरा हुआ ट्राला एक कैब पर पलट गया और इस घटना में ड्राइवर सहित 3 लोग कैब में ही दबे गए और वहीं घटना में ट्राले का चालक भी घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से कैब को बाहर निकाला और कैब में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 1 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक एसपीएस रोड से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ एक रोडी बजरी से भरा हुआ ट्राला जा रहा था। जब वह सेंट जेवियर चौक के पास पहुंचा तो अचानक अनियंत्रित होकर एक कैब पर पलट गया और इस घटना में कैब पूरी तरह से इस ट्राले के नीचे दब गई। कैब में मौजूद 3 लोग भी इसमें दब गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घायलों को आरटीमिजा अस्पताल भेजा गया तो वहीं डंपर चालक को सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ट्राले का चालक मौके से फरार हो गया। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ा हुआ है। यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ता गया तो जल्द ही ग्रैप 2 का सीजन आ जाएगा। प्रदूषण बीते 4 दिनों से खराब स्थिति में है। ऐसे में अब आमजन को भी इसे कम रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। हवा जहरीली हो, प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, पाबंदियां भी बढ़ती जाएंगी। ग्रैप 1 लागू होने के बाद तंदूर, कूड़ा जलाने और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भी सख्ती बढ़ती जा रही है। सुबह 8 बजे एक्यूआई 229 दर्ज किया गया और यह शाम 4 बजे 238 पर पहुंच गया। प्रदूषण रोकने में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है। कालका में लगने वाली साप्ताहिक किसान मंडी में सब्जी विक्रेता नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सब्जियों और फलों को ताजा दिखाने के लिए रंग बिरंगी लाइटों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सब्जियों की वास्तविक गुणवत्ता का सही से पता नहीं चलता। कई विक्रेता तो सब्जियों पर केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मार्केट कमेटी से मांग की है कि विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई और रंगीन लाइटों और रासायनिक उपयोग पर रोक लगाई जाए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत।
धन्यवाद।